हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट का एक और लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस यानी कि एटम की रेडियस क्या है और फिर अगर एटम का डायमीटर मेज़र करना है तो इस तरह की स्मॉल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो पहला रेडियस के लिए देखते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या था? हम सबको पता है कि आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे कि एवोगैड्रो नंबर्स क्या था। पहले तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो एवोगैड्रो नंबर ये होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर ओके 10 टू पावर 23। ये है एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है। तो क्या बता रहा है एवोगैड्रो नंबर, हमको क्या बता रहे हैं? तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। किसमें? तो किसी मास में हमको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम एवोगैड्रो नंबर्स एवोगैड्रो नंबर पता होना चाहिए। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की मदद से हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ एटम। क्या फाइंड करेंगे? रेडियस ऑफ एटम। तो हमको पता है कि कोई भी सॉलिड हो तो एटम क्या होते हैं? ऐसे स्फेरिकल होते हैं। एटम क्या होते हैं? ऐसे स्फेरिकल होते हैं। तो सपोज ये एटम पास पास में ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे पास पास में जुड़े होते हैं, ये पास पास में जुड़े होते हैं सॉलिड में, ठीक है। इसके एटम क्या होंगे? पास पास में जुड़े होंगे ऐसे। ये वाला कोई सब्सटेंस है, ये वाला कोई सब्सटेंस है और उसकी एटम कैसे है? पास पास में जुड़े हैं, ठीक है। आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट पता है, केमिस्ट्री में आ चुका होगा। मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हमको यहाँ पे एन, हम एवोगैड्रो नंबर लेंगे, एवोगैड्रो नंबर, और एम को लेंगे मोलर मास। एम को क्या लेंगे? मोलर मास। और एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर्स। तो अब हमको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी एटम्स या किसी भी सब्सटेंस के फाइंड करने हैं, तो हमको ये मोलर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मोलर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ भी पता नहीं चलेगा, और फिजिक्स में भी कभी कभी यूज़ होता है मोलर कॉन्सेप्ट। तो पहले हम किसी, सपोज हमारे पास 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम कोई मास है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं? हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं भाई? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करें? तो यह होगा मास, कोई भी ग्राम में, किस में लेना है? ग्राम में, इनटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। यही चीज़ है किसी भी सब्सटेंस, यानी कि हमारे पास 250 ग्राम कोई सब्सटेंस है, वाटर है, सपोज 250 ग्राम वाटर से, वाटर का सपोज एक कप ऑफ वाटर है 250 ग्राम, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जो भी मोलर मास यहाँ पे पुट कर दें। सपोज हमको पता दिया कि कप ऑफ वाटर यानी कि 250 ग्राम वाटर है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे? मास ऑफ द वाटर एवोगैड्रो, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का? 18। क्या होता है? 18। तो सपोज हमारे 250 ग्राम हमारे पास वाटर है, तो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 250 ग्राम मास को रख देंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या है 0.23 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय वाटर का क्या होता है मोलर मास 18। तो सपोज 83 पॉइंट समथिंग कुछ आता है और 10 की पावर 23 इतने 250 ग्राम पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो 8.3 इंटू 10 टू पावर 23 जितने मोल, तो ये वाला मोल कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी चीज़ का हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आना चाहिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे किसी मास के अंदर, तो वो इस तरह से फाइंड करेंगे। तो अब हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द एटम। क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द एटम। काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस होगा क्योंकि रेडियस ऑफ एटम क्या है -10⁸ या -10⁻14-15 तक आएगा, 14-15 तक आएगा। काफ़ी स्मॉल है क्योंकि रेडियस एटम काफ़ी स्मॉल है तो उसकी रेडियस भी काफ़ी स्मॉल होगी। तो हमको इस एटम की रेडियस फाइंड करनी है। तो इस रेडियस को फाइंड करने के लिए हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। किसका, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो वो कैसे, तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता है और नहीं पता केमिस्ट्री में तो सीख लो यहाँ पे। तो चलो, तो सपोज हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो n/m है और इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो हम क्या कर देते हैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम क्या होगा, ये स्पेरिकल है, ये क्या है स्पेरिकल, तो इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे 4/3 पाई आर का क्यूब। ओके, पाई आर का क्यूब। अब देखो पाई आर का क्यूब। अब देखो एवोगैड्रो क्या बोल रहा है, एवोगैड्रो बोल रहा है कि ये वाले सब के सब एटम पास में जुड़े हैं, सबके सब एटम पास में जुड़े हैं, लेकिन ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है, जैसे जितने भी टाइटली पास में जुड़े लेकिन पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, कुछ स्पेस इसके बीच में रह जाएगा, ऐसा बोल रहा है एवोगैड्रो। यानी कि क्या बोल रहा है कि ये 4/2/3 जितना वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर पाएंगे, बाकी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाएगी। ये एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस है। ये क्या है हमारा एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस। तो वो बता रहा है कि जितने भी टाइटली बाउंड हो मॉलिक्यूल पास में कितने भी जुड़ जाए किसी भी सब्सटेंस के अंदर, फिर भी वो कितनी ऑक्यूपाई कर पाएंगे स्पेस 2/3 जितना वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर पाएंगे, बाकी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बाकी का ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये पता है कि n/n क्या नंबर ऑफ एवोगैड्रो, m क्या मोलर मास और इंटू वॉल्यूम, तो पूरे का वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। और अब एवोगैड्रो क्या बता रहा है 2/3 जितना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएंगे, 2/3 जितना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएंगे। ये वाला इसका टोटल वॉल्यूम और ये वाला सबका वॉल्यूम हमने इक्वलेट कर दिया है। अब यहाँ से हमको रेडियस फाइंड करनी है, तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब देखो हमको पता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन रेडियस, मास अपॉन डेंसिटी। क्या आता है मास अपॉन डेंसिटी, क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास तो कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम V प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। यहाँ पे ρ डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी 1/ρ, यानी कि V = 1/ρ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n/m इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू 2/3 1/ρ। यहाँ से 3 से 3 मर गया, यहाँ से 2 से 2, यहाँ पे 2 बचा। अब हमको क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द एटम, तो यहाँ से हम R को मेन बनाए तो क्या आ जाएगा, तो M को इधर ले जाए तो M ऊपर जाएगा, N क्या आ जाएगा नीचे, तो N 2 पाई इंटू ρ और उसका 1/3 क्यूब रूट 1/3।
ठीक है, क्योंकि आर का क्यूब है तो आर को मेन बनाया तो इसको क्यूब रूट यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट यहाँ पे ट्रांसफर कर, यहाँ से आर को मेन बनाया तो ये नीचे गया और ये वाला नीचे, ये वाला नीचे और एम ऊपर। ठीक है, तो चलो ये वाली है रेडियस ऑफ द, फॉर्मूला हमको मिल गई रेडियस ऑफ द एटम फाइंड करने के लिए। हमको रेडियस ऑफ द एटम फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला मिली आर इक्वल टू एम अपॉन एम क्या है मॉलिक्यूलर मास, एन क्या है एवोगैड्रो नंबर, 2 पाई क्या है कांस्टेंट एंड रो क्या है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, क्या है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, क्या रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो इस तरह से हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के यूज़ करके, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम की रेडियस। और हम 12th में पढ़ेंगे कि एक और मेथड है कि न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड करने की, एक और मेथड है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम उस पर स्ट्राइक कराते हैं बोहर मॉडल में, तो तब जाके हमको रेडियस भी पता चलती है वहाँ पे, तो वो भी एक और मेथड है। लेकिन ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के यूज़ करके हमने रेडियस ऑफ द एटम फाइंड कर ली। और रेडियस ऑफ द एटम होती है काफ़ी कम, कितनी होती है काफ़ी कम, 10⁻⁻12 से 15 तक हो सकती है। ओके, अब हमको देखना है कि एक और डायमीटर ऑफ द एटम, डायमीटर ऑफ द एटम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी एक मेथड है काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो भी एक मेथड है। ऑलिव ऑयल का यूज़ करके, ऑलिव एसिड का यूज़ करके हम डायमीटर ऑफ द एटम फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ द एटम। ओके, ये हमने क्या किया रेडियस ऑफ द एटम। और एक मेथड है ऑलिव ऑयल। अब हमको फाइंड करना है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, क्या फाइंड करना है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसके लिए हम ओलिक एसिड को लेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ओलिक एसिड क्यों लिया, तो ओलिक एसिड एक मोनो एटॉमिक एसिड है। ठीक है, और इस ओलिक एसिड के जो एटम्स है उसको मोनो लेयर में हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। मोनो अरेंजमेंट क्या होगा, तो सपोज हमने कोई प्लास्टिक के बॉल लिए और प्लास्टिक के बॉल हमने एक एक करके डाल दिए किसी स्विमिंग पूल में, तो क्या हो जाएंगे एक साथ में एक एक से जुड़ जाएंगे ऐसे एक एक, यानी कि एक लेयर मोनोटोनिक मतलब क्या हो गया एक लेयर में जोड़ सकते हैं। सपोज ये वाला कोई ये वाला पानी है, सपोज ये पानी है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ये पानी है, तो ऐसे ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं हम, मोनो एटॉमिक लेयर में अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम ओलिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ओलिक एसिड का यूज़, इसको एक लेयर में सिंगल लेयर में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे लेंगे वो देखना है। तो पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना ओलिक एसिड लेंगे। क्या करेंगे पहले, तो हम पहले करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना हमने ओलिक एसिड लिया और इसके साथ कुछ अल्कोहल मिला दिया। क्या मिलाया अल्कोहल, और हमने सॉल्यूशन बनाया 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना। कितना बनाया 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना हमने सॉल्यूशन बनाया। अब इसमें से हमने एक सेंटीमीटर जितना सॉल्यूशन लिया। पहले हमने क्या किया ओलिक एसिड लिया, ओलिक एसिड कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके साथ हमने कुछ ना कुछ अल्कोहल मिलाया और अल्कोहल मिला के हमने बनाया 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना नया सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना सॉल्यूशन लिया और इसमें फिर से अल्कोहल मिलाया और फिर से हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना सॉल्यूशन बनाया, 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना सॉल्यूशन है। तो इस वाले सॉल्यूशन में हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में से कितना वॉल्यूम बचा होगा ओलिक एसिड का नए सॉल्यूशन में। पहले हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया, उसके साथ कुछ ना कुछ अल्कोहल मिलाया और इसको बनाया 20 सेंटीमीटर। इसमें से 1 सेंटीमीटर हमने कुछ लिया और इसमें फिर से अल्कोहल मिलाया और उसको बनाया 20 सेंटीमीटर। तो अब क्या बचा वॉल्यूम कितना बचा
ऑलिक एसिड का, तो ऑलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना बचेगा, तो 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/400 सेंटीमीटर। तो 1/400 में एक 1/400 में एक मॉलिक्यूल किसका होगा, ऑलिक एसिड का। किसका, ऑलिक एसिड का। 100 में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/4 जितना। अब क्या होता है कि हम ऑलिक एसिड को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली बात करें तो जैसे कुछ वाटर लिया हमने, ये वाला इमेज में अच्छी तरह दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये वाला हमने वाटर दिया, ठीक है। ये वाला वाटर लिया, ठीक है। अब इस पे कुछ पाउडर डाल देते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है, इस पर कुछ पाउडर, कुछ ना कुछ पाउडर डाला होता है, और पाउडर डालना, तो ये वाले यहाँ पे कुछ पाउडर बन गया, तो हमने यहाँ से कोई ऑलिक एसिड का एक बूंद डाला, तो ऐसे कुछ करके एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसे करके वाटर के ऊपर सर्कल बन जाएगा। जैसे हमने कुछ वाटर लिया, उस पर पाउडर डाल दिया, और उसने कुछ बूंद हमने डाली ऑलिक एसिड की, तो वहाँ पे क्या, जैसे ऑलिक एसिड की वो पाउडर कैसे हो गया, दूर दूर चला गया। जैसे पानी के अंदर ऐसे डाल दे तो पानी के अंदर क्या बनता है, वेव्स बनती है, तो वेव्स की वजह से ऐसे ऐसे पाउडर दूर चला गया, यानी कि कोई ऐसा सर्कल बन जाएगा पानी के ऊपर, पानी के ऊपर कुछ सर्कल बन जाएगा। ओके, तो ये सर्कल का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा डी। क्या होगा, डायमीटर डी। अब ये वाले सर्कल की कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी। ये सबके सब क्या होंगे, मोनो एटॉमिक लेयर है। क्या है, मोनोमेटिक लेयर में हम सेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है, ऑलिक एसिड, ठीक है। तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, टी। इसकी थिकनेस क्या होगी, टी। अब हमने क्या किया कि ये वाला सॉल्यूशन तो है, हमने सॉल्यूशन तो बना दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ करके एक इंजेक्शन रखते हैं, ऐसे कुछ करके, ठीक है। ऐसा कुछ करके हम इंजेक्शन रखा, और यहाँ पे हम ऐसे कुछ बूंदे गिरा रहे हैं ऑलिक एसिड की। क्या करें, ऑलिक एसिड की ऐसे बूंदे गिरा रहे हैं ऐसे सॉल्यूशन में, पानी वाले सॉल्यूशन में। अब पता है हमने कितनी बूंदे गिराई, वो तो हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। हमने यहाँ से कितनी बूंद गिराई वो हम यहाँ से मेज़र करेंगे। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप कितने होंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप कितने होंगे, तो हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप। यहाँ से करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द एन ड्रॉप। हमने कुछ ना कुछ ड्रॉप गिराई, तो वो वॉल्यूम ऑफ द एन ड्रॉप्स क्या हो जाएगा, एन वी। क्या हो जाएगा, एन वी जितना हो जाएगा। और वॉल्यूम को हम कैसे रखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ओके। और अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन कितना होगा, अमाउंट ऑफ द ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन क्या होगा, ऑफ द एसिड इन द सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ द ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन कितना होगा, तो हमको पता है वो कितना है, 1/400। कितना है, किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास कितना था, 1 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद हमने 20 करके 1/400 टाइम्स है। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना है, 1/400 टाइम ऑलिक एसिड है, ठीक है। जितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर ऑलिक एसिड कितना है, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब जितना ही है, ठीक है। ये सब तो पता है। तो कितना होगा अमाउंट ऑफ द ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन, तो उसका वॉल्यूम, एन ड्रॉप की वॉल्यूम, एन ड्रॉप का वॉल्यूम अपॉन कितना है, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमको पता चल गया यहाँ पे कि ऑलिक एसिड का
सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट कितना आता है, उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय 400, जितना भी सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम अपॉन 400। ओके, अब देखो ये वाली एक फिल्म बन गई, ये वाली फिल्म, और ये फिल्म की कुछ न कुछ थिकनेस होगी, और ये थिकनेस किसके जितनी होगी, सिंगल लेयर एटम जितनी, या सिंगल लेयर मॉलिक्यूल्स जितनी होगी, कितनी किसकी होगी, कितनी होगी, सिंगल लेयर मॉलिक्यूल जितनी। तो ये हमने थिकनेस फाइंड कर ली, तो हमको मॉलिक्यूल की साइज मिल जाएगी। ये वाली थिकनेस हमको मिली तो हमको साइज ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगी। तो थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, तो थिकनेस इक्वल टू क्या होगा, तो थिकनेस का फॉर्मूला कैसे फाइंड होता है भाई, पॉज करके सोच लो क्या होता है थिकनेस का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। ओके, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। ओके, और वो हमको मिला है एन वी अपन 400। ओके, एन वी अपन 400 ए, ये हमको वॉल्यूम मिल जाएगा एन वी अपॉन 400, और एरिया कितना होगा, ए जितना, कितना होगा, ए जितना। तो ये वाली थिकनेस हमको मिल जाएगी, और जितनी भी थिकनेस मिलेगी वो क्या होगा, साइज ऑफ द एटम, क्या होगा, साइज ऑफ द एटम। ये चीज़ हमको एनसीईआरटी में नहीं दी, लेकिन हमने एक्स्ट्रा टॉपिक के थ्रू, और कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाए, फिजिक्स में भी आ जाए, केमिस्ट्री भी में आ जाए, तो आप लोग सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है, तो हम ऑलिक एसिड का यूज़ क्यों करते हैं, जो मोनो एटॉमिक है, और इसके पूरे मॉलिक्यूल को एक लेयर, सिंगल लेयर में हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। और हमने क्या किया पहले, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना सॉल्यूशन लिया ऑलिक एसिड का, उसके अंदर कुछ अल्कोहल। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ से जो अल्कोहल था वो कहाँ गया, इसमें ये फिल्म बनी या सिर्फ ओलिक एसिड की बनी या अल्कोहल की। तो देखो भाई, यहाँ पे अल्कोहल था वो एवापोरेट हो गया, क्या हो गया, एवापोरेट, सिर्फ बचा क्या, तो ओलिक एसिड बचा है। ठीक है, क्या बचा है, ओलिक एसिड बचा है। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसके अंदर कुछ अल्कोहल मिला है, या 20 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का कुछ सॉल्यूशन बनाया, उसका 1 सेंटीमीटर लिया, उसके अंदर फिर अल्कोहल मिला है, यानी कि 20 सेंटीमीटर बनाया गया। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कितना बचा है, तो 1/400, जो भी सॉल्यूशन है उसका 104 टाइम्स ही ओलिक एसिड होगा, बाकी का क्या होगा, अल्कोहल, क्या होगा, बाकी का अल्कोहल, यानी कि अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द सॉल्यूशन क्या होगा, उसका वॉल्यूम अपॉन 400, जितना भी सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है उसका 400 क्या होगा, ओलिक एसिड, डिवाइड बाय 400 क्या होगा, ओलिक एसिड। बाकी का क्या होगा हमारे पास, तो बाकी का होगा अल्कोहल। ठीक है, अब ये वाली फिल्म बनी, ये वाली कुछ फिल्म बनी, जैसे हमने अल्कोहल के कुछ ना कुछ ड्रॉप, अल्कोहल से ओलिक एसिड के कुछ ना कुछ ड्रॉप उस पर गिराए, तो वहाँ पे क्या बना, कुछ सर्कल जैसा बना, और सर्कल बना तो उसका कुछ डायमीटर बना, और यहाँ पे उस सर्कल की कुछ थिकनेस होगी, वो थिकनेस क्या होगी, सिंगल लेयर मॉलिक्यूल जितनी होगी, कितनी होगी, सिंगल लेयर मॉलिक्यूल। जिनको थिकनेस पता चल गई तो हमको साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पता चल जाती है, और ये आंसर आता है 10⁻⁹ में आता है। कितना आता है, 10⁻⁹ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल क्या आती है, 10⁻⁹। अब हमको देखना है मास एंड वेट, मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा कि भाई मास क्या और वेट क्या है, मास क्या और वेट क्या है। तो यहाँ देखते हैं हम, तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस हमारा खत्म। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो पहले मास की बात करें, तो मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है,
और डीप में जाए तो क्या होता है, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आप लोग डीप में पढ़ोगे तो पता चल गया, मास इज अ एनर्जी। और भी क्या लग सकते हैं, ऑफ एनर्जी। ठीक है, सभी एनर्जी को मिला दे तो हमको उसके मास के इक्वल टू एनर्जी मिल जाएगी, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये वाला 12 में पढ़ोगे। आइंस्टाइन का इक्वेशन है इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में, यानी कि मास एनर्जी है, एनर्जी भी मास का एक मास का एक फॉर्म्स है। क्या है फॉर्म? मास के मैंने बताया, मास इज मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट एट डिफरेंस पे, एट डिफरेंट प्लेस। मास इज द कांस्टेंट एट डिफरेंस प्लेस, यानी कि मास चेंज नहीं होगा। अगर अगर कुछ भी चेंज होता है तो मास चेंज नहीं होगा। ओके, अब मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्या होती है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि मास स्केलर मास इज स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद मास इज इनर्शिया। क्या है, मास क्या है, इनर्शिया। ठीक है, मास इज द नेचर ऑफ इनर्शिया। मास इज नेचर ऑफ इनर्शिया। अब देखो, दो चीज हमको पता, दो तीन चीज, यानी कि मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, और मास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे सटीक डेफिनेशन क्या है, अगर फिजिक्स को काफ़ी गहराई से जानना है तो मास इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, और मास क्या, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे चेंज नहीं होता। आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे ग्रेविटेशन में कि भाई मास कांस्टेंट रहता है डिफरेंट डिफरेंट पे। उसके बाद हमने पढ़ा कि मास इज अ इनर्शिया। क्या है, मास इसका नेचर ऑफ इनर्शिया। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट ऑफ स्पीड को अप्रोच करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है, तब उसका मास इन्फिनेटली बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से हम किसी मास को ले जा रहे हैं, तब उसका मास इन्फिनेटली बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं आइंस्टाइन। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती। जिसके पास मास है वो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती। और जो भी पार्टिकल्स हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, यही फोटॉन्स, फोटोन से क्या चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से। लाइट के जो पार्ट, लाइट क्या किसका बना हुआ है, फोटोन्स का। तो फोटोन्स कैसे चलते हैं, तो फोटोन्स के पास कुछ भी मास नहीं है। जिसके पास मास ना हो वो ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट पे नहीं मिल सकता आप लोगों को। जिसके पास मास ना हो वो ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके पास मास है वो कभी आपको स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोच नहीं करेगा, यानी कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से नहीं जा सकती। ये चीज़ दिखा रही है, क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी तो उसका मास इन्फिनेटली बढ़ जाता है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मास क्या होगा, बढ़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसकी एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी क्या, मास क्या है एक्चुअली, मास तो एनर्जी है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है, तब उसका मास इन्फिनेटली बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू ई बाय सी स्क्वेयर, ई बाय सी स्क्वेयर। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, यानी कि इसका
1/m 1/2 mc²। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी कि ये सी को ये सी काट देगा, ओवरकम कर देगा, तो इसकी वजह से इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो इसका ओरिजिनल मास था प्लस उसकी जो एनर्जी है वो ऐड हो जाएगी, इसकी वजह से उसका मास कंटिन्यूसली बढ़ जाएगा। लेकिन हमको क्या मान के चलना है कि मास इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेस। लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट की बात आए तब हमको मानना है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि इतना करेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी नहीं कर सकता स्पीड ऑफ मास लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ अब बात करें तो बात करें वजन यानी कि वेट, तो वेट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। व्हाट इज द मास, तो मास सॉरी व्हाट इज द वेट, वेट इज अ फोर्स। वेट क्या एक्चुअली फोर्स है, जबकि मास फोर्स नहीं है। मास का यूनिट केजी है, जबकि वेट का यूनिट है न्यूटन, क्योंकि वेट इज अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट इज चेंज विथ प्लेस, यानी कि आपका वेट अर्थ पे कुछ और है यार, मून पे गए तो कुछ और है, विनस पे गए तो कुछ और है। यानी कि क्या होगा, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट वेट मिलेगा, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट वेट मिलेगा। यानी कि वेट क्या है, तो वेट इज अ mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, तो वेट इज अ फोर्स और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो वेट इज बेसिकली फोर्स। अब हम लोग किसी का भाई आपका वेट क्या है, तो एक्चुअली हम बोल रहे हैं मास क्या है, मास पूछ रहे हैं। यानी कि अर्थ पे ग्रेविटेशन एक है, यानी कि सबका वेट भी एक ही होगा। ठीक है, तो वेट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होगा, लेकिन मास डिफरेंट प्लेस पे कांस्टेंट रहेगा। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है मेनली। और मास इज इनर्शिया, जबकि वेट क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं मास और वेट का। ग्रेविटेशन में और भी आगे देखेंगे इसको। चलिए।